जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विथ एके। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आज के क्लास के अंदर हम लोग अपने करंट चैप्टर इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस को कंटिन्यू करते हुए हमें जो है इमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हम लोग चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी, फर्स्ट जनरल इलेक्शन, कांग्रेस डोमिनेंस इन फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शन एंड नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमें जो है ये पढ़ना है कि कांग्रेस के अलावा जब हमारा शुरुआती का इलेक्शन हुए थे पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो कौन कौन सी अपोजिशन पार्टीज थी, उनका इमरजेंस कैसे हुआ, इन्हीं सब चीजों के बारे में हमें जो है आज पढ़ना है। इस लेक्चर का जो पीडीएफ होगा और इसके जितने भी आपके एमसीक्यू बनेंगे वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप ये नाम सर्च करके टेलीग्राम पे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्लास को हम लोग बिना किसी और देरी के। देखिए, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था तो उसके बाद का जो समय था उसमें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देख रखा है कि कैसे आपके जो इलेक्शन थे शुरुआती के, उसमें कांग्रेस पार्टी जो थी बहुत बड़ी मेजोरिटी से जीत हासिल कर रही थी। पूरे पॉलिटिक्स पे, इंडियन पॉलिटिक्स जो उस समय का था उस पे उसका एक दबदबा बना के रखी थी कांग्रेस पार्टी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि भारत में जो थी पोजीशन पार्टियां एग्जिस्ट नहीं करती थी। उस समय भी इंडिया में जो थी इट हैड अ लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्स एंड वाइब्रेंट अपोजिशन पार्टीज। जैसा कि हम देखते हैं आज के कई देशों में, देख लीजिए आप कि वहां पे जो एक पार्टी का दबदबा है वो इस वजह से नहीं है कि वो अपने बल पे नहीं जीते, बल्कि उनके रूल में कहीं पे, जैसे चाइना का एग्जांपल ले लीजिए, वहां पे उनके रूल में लिखा है कि एक पार्टी के अलावा और कोई पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती। कहीं पे जो है रूलिंग पार्टी गलत तरीके से चुनाव लड़ाती, कहीं पे अपोजिशन पार्टीज की आवाज को दबा दिया जाता है। लेकिन उस समय जो दबदबा था वो क्यों था, वो सब चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो जो दबदबा था, ठीक उसके बावजूद जो थी अपोजिशन पार्टियां एग्जिस्ट करती थी। जितनी भी आज आपकी नॉन कांग्रेस पार्टी जो एग्जिस्ट करती है ना, उनके रूट्स जो हैं उस समय की जो अपोजिशन पार्टियां थी उनमें एक नए तरीके से देखा जा सकता है। ठीक है, कौन कौन सी पार्टी के रूट्स वगैरह देखा जा सकता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उस समय जो भी आपकी अपोजिशन पार्टीज थी ना, तो जो चुनाव लड़के लोकसभा स्टेट असेंबली में जाती थी, तो उनका रिप्रेजेंटेशन मात्र टोकन रिप्रेजेंटेशन था। यानी जो भी पॉलिसी वगैरह आती थी, जो भी चीज था, वो ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाते थे। ठीक है, ये दौरान ये जो आपका पीरियड था, ये अभी आज के बीजेपी के दौरान ये हम देख सकते हैं। ठीक है, अभी तो थोड़ा रिप्रेजेंटेशन उनका हो गया, लेकिन इससे पहले का जो था आपका, उसमें हम देख सकते हैं कि यार कि जो भी पॉलिसी थी, टोकन मात्र का रिप्रेजेंटेशन रह गया था पोजीशन पार्टीज का। तो उस समय ये कांग्रेस रूलिंग में थी और अपोजिशन पार्टी से क्या था, ऐसा चल रहा था खेल। ठीक है, लेकिन उनका जो प्रेजेंस था अपोजिशन पार्टी का, इसके बावजूद दे प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द सिस्टम। कैसे वो मेंटेन करते थे, कैसे वो रोल अदा करते थे, वो हम समझते हैं। देखिए, जो समय पोजीशन पार्टीज थी, दे ऑफर्ड एंड ऑब्टेन प्रिंसिपल क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द कांग्रेस पार्टी। यानी जो भी आपकी पॉलिसी वगैरह आती थी, जो भी आपकी कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रैक्टिसेस किए जाते थे, उनका वो प्रिंसिपल तरीके से क्रिटिसिज्म करते थे। आज के दौर में नहीं कि जो रूलिंग पार्टी है वो कोई पॉलिसी लाए, भले दूसरे के लिए सबके लिए सही हो, लेकिन जस्ट बिकॉज आप अपोजिशन पार्टी में बैठे हो उसको क्या करना है, आपको अपोज करना है। ऐसा नहीं था उस समय। ठीक है, एक एथिकल वे में, एक प्रिंसिपल तरीके से क्रिटिसिज्म किया जाता था। ठीक, इससे क्या होता होता था कि जो रूलिंग पार्टी थी भैया, वो बैलेंस ऑफ पावर उनका बन के रखता था, उनको एंटी डेमोक्रेटिक में क्या हुआ था, कन्वर्ट नहीं होने दिया जाता था। ठीक है, जितने भी हमारे जो लीडर्स उस समय थे, जो बाद में जाके देश को संभालने वाले थे, उनको ग्रूम करने का काम करती थी अपोजिशन पार्टीज। ठीक है, जैसा कि आज भी हम देख सकते हैं कि आज अपोजिशन पार्टी में बहुत अच्छे नेता हैं, उनको क्या है, ग्रूम करने का काम कर रही है। भले वो रूलिंग पार्टी नहीं, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में रूलिंग पार्टी में आए और उनको ग्रूम करने का काम करे। ठीक है, उनको बनाने का काम करती है पोजिशन पार्टी। ठीक है, वो जो दौर था आपका शुरुआती का पोस्ट इंडिपेंडेंस का, उस समय जो अपोजिशन एंड रूलिंग पार्टीज के बीच का रिलेशन था ना, उनमें बहुत ज्यादा म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता था। ठीक है, इतना म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता था कि जो आपकी इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, वो आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो गवर्नमेंट आपकी बनी थी, उसमें अपोजिशन के लीडर्स को कैबिनेट के अंदर भी रखा जाता था।
ठीक है? आज बस सोच के रखिए कि ऐसा क्या मुमकिन है कि रूलिंग पार्टी जो आपकी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उसके कैबिनेट के अंदर किसी अपोजिशन वाले को ला के रख दिया जाए, ऐसा नहीं मुमकिन है। ठीक है? इस कोई सोच ही नहीं सकता, लेकिन उस समय जो था इतना म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहता था कि ऐसा उसमें पॉसिबल था। ठीक है? This kind of personal relationship with and respect for political adversaries, बट जैसे-जैसे आपका पॉलिटिकल जो कॉम्पिटिशन था, उनका जो पार्टी कॉम्पिटिशन था, वो बढ़ता गया, तो ये जो रिस्पेक्ट था, वो क्या हुआ, धीरे-धीरे घटता चला गया। ठीक है? एंड जैसे-जैसे जो कांग्रेस पार्टी की हमने पिछले लेसन पढ़ा था कि कांग्रेस पार्टी जो थी ना, उसके अंदर जितनी भी बहुत ज़्यादा वैरायटी के लोग क्या थे, इंक्लूड थे। ठीक है? हर सोच के, हर इंटरेस्ट के लोग इंक्लूड थे। ठीक है? लेकिन फिर जैसे-जैसे आपका समय बीता, तो जो लोगों को एकोमोडेट करने का काम था सारे इंटरेस्ट के लोग को, वो धीरे-धीरे क्या हुआ, आपका डिक्लाइन होता गया एंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी, वो धीरे-धीरे क्या हुई, अपना उनका ग्रेटर सिग्निफिकेंस बढ़ने लगा, उनका इंक्रीज़ होने लगा इम्पोर्टेंस धीरे-धीरे। उन्हीं पार्टीज़ के बारे में हमें समझना है। आज जो हम टोटल कितने 4 पार्टी के बारे में समझेंगे। पहला रहेगा सोशलिस्ट पार्टी, सेकंड आपका क्या रहेगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, थर्ड रहेगा भारतीय जनसंघ और फोर्थ रहेगा आपका स्वतंत्र पार्टी। ठीक है? आज के एनसीईआरटी हो सकते हैं स्वतंत्र पार्टी के बारे में ना दे रखा हो, लेकिन यहाँ से आपका क्वेश्चन अगर सीयूटी जीजू की मैं बात करूँ, तो उसमें पूछा हुआ है। ठीक है? देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है यहाँ पे आपका, ये मैं आपको समझा देता हूँ। 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। आपके एनसीईआरटी के बुक के पीछे भी दे रखा होगा चैप्टर के क्वेश्चन, सिर्फ आपका ऐसे पूछता है। ठीक है? पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसके हिसाब से आप पढ़ना अपना। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि आपका पहले मैच द फॉलोइंग दे देगा, एक लिस्ट में दे देगा, सारे लीडर्स का नाम दे देगा उस समय का, और दूसरी तरफ क्या दे देगा, पार्टीज के नाम दे देगा और इनको मैच कराने को दे देगा। या कोई पूछ लेगा इनमें से कौन सा लीडर एक पर्टिकुलर पार्टी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है? ये क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, एंड यही सेम क्वेश्चन आपके सीयूटी यूजी पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में पूछा हुआ। ठीक है? क्वेश्चन आपका ऐसे घुमा घुमा के इसी तरीके से पूछेगा, इससे बाहर अभी तक क्वेश्चन पूछेगा नहीं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। ठीक है? तो अगर आप सीयूटी यूजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ये चीजें जो है, कौन लीडर कौन पार्टी में था, इतना आपको इस चैप्टर से मेन फोकस रखना है अपना। ठीक है? तो ये हो गया बात। को अब हम समझते हैं कि पार्टी के बारे में। ऑलराइट, पहले जो है हम समझते हैं भैया किस पार्टी के बारे में, तो है सोशलिस्ट पार्टी के बारे में। तो देखिए, आजादी से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक ऐसा दल था, एक ऐसा ग्रुप था यंग लीडर्स का, जो कांग्रेस पार्टी के विद इन क्या चाहते थे, और रेडिकल ब्रिंग डीपर चेंजेस रिफॉर्म लाना चाहते थे कांग्रेस पार्टी के अंदर। उनके जो सोच थे धीरे धीरे वो क्या थे, अलग होने लगे थे। ठीक है? सो इस वजह से 1934 में पहले क्या किया गया, कांग्रेस के अंदर हमने देखा, पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कैसे कांग्रेस पार्टी जो थी, वो अपने पार्टी के अंदर अलग अलग पार्टियों को अलाउ करती थी, बना के एक समूह को क्या करती थी, परमिशन देती थी अलग अलग समूह में रहने का। ठीक है? तो उसी समूह में एक ये समूह था क्या, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का यहाँ फॉर्मेशन हुआ था 1934 के अंदर। जो क्या थे, दे जो और रेडिकल एंड इक्वल और ऑल द रिफॉर्म चाहते थे कांग्रेस पार्टी के अंदर। पहले हम समझते हैं भैया सोशलिस्ट पार्टी को समझने से पहले कि सोशलिज्म का मतलब क्या होता है। देखिए, सोशलिज्म सोशलिज्म जो है, इट इज एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम जहां पे गवर्नमेंट और सोसाइटी जो है वो सब कुछ ओन एंड कंट्रोल करती है, मेजोरिटी ऑफ चीजों को और रिसोर्सेज को। गोल क्या होता है सोशलिज्म के अंदर, कि ये जो इनइक्वालिटी होती है उसको रिड्यूस करने का, और जो भी बेसिक नीड्स हैं उसको क्या सबके लिए एक्सेसिबल प्रोवाइड करने का। ठीक? ये सोशलिज्म के अंदर जो है, प्राइवेट प्रॉपर्टी कुछ हद तक अलाउ होती है, लेकिन ज्यादातर क्या है, इसका मेन ये रहता है कि इनइक्वालिटी ना रहे, और कैसे खत्म करेंगे, सब में बांट दिया जाए, सब चीजें जो हो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाए। ये होता है सोशलिज्म का। ठीक? तो अब मैं समझते हैं सोशलिस्ट पार्टी को, तब आपको थोड़ा समझ में आएगा। यानी अब देखिए, जो ग्रुप लीडर्स वो और चाहते हैं कांग्रेस, क्योंकि इसके अंदर हम जानते हैं बहुत सारे इंटरेस्ट के लोग थे। ठीक है? उसमें कम्युनिस्ट भी थे, उसमें सोशलिस्ट भी थे, उसमें कैपिटलिस्ट भी थे। तो कांग्रेस पार्टी में देखेगी कि वो एक पार्टी के क्या थे, क्या तरफ ज्यादा झुकाव नहीं करते थे, उनको बैलेंस करके चलना रहता था। इस वजह से धीरे धीरे जब जो ग्रुप लीड जो एक तरह के सोच के लोग थे, वो धीरे धीरे, अब जैसे नहीं होता नहीं है, आप स्कूल वगैरह में जाते हो, मान लीजिए कहीं आप गए स्कूल वगैरह में, तो जो एक सोच के बच्चे, जैसे जो बदमाश बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं, अपना एक समूह बना लेते हैं। ठीक है? जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं क्या करते हैं, अपना स्कूल क्लास के एक क्लास के अंदर अपना अलग समूह बना लेंगे, कुछ बच्चे अपना अलग समूह बना लेंगे। तो ऐसे ही कांग्रेस पार्टी के अंदर
जो कुछ अलग विचारधारा के थे, जिसमें सोशलिज्म विचारधारा के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया 1934 में एक अपना अलग ग्रुप बनाया कांग्रेस के अंदर ही, जिसे कहा गया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है। लेकिन जब हमारा देश आजाद हो गया 1948 में, कांग्रेस ने ये जो एक पार्टी के अंदर ही अलग अलग पार्टी को एग्जिस्ट करने का परमिशन दे रखा था, इसको क्या किया, चेंज कर दिया। और ये कहा कि अब से जो भी लोग दो पार्टी का मेंबरशिप लेके बैठे हुए हैं कांग्रेस के अंदर, वो कांग्रेस के अंदर नहीं रह सकते। प्रिवेंट से, जैसे मान लीजिए अब क्लास के अंदर क्या थे, लोग अलग अलग ग्रुप बना के बैठ गए, फिर टीचर ने आए देखा भैया क्या कि ये अपना अलग ग्रुप बना के बैठे हैं, ये इससे बोल नहीं रहे, ये इससे नहीं बोल रहे, तो इनका डेवलपमेंट कैसे हो। टीचर ने क्या कहा, सबको आपस में मिक्स कर दिया, कहा जो अलग ग्रुप बना के रखेंगे या दोनों ग्रुप में जो रहना चाहेंगे उनको एडजस्ट नहीं करना, सबको एक साथ लेके चलना है। ठीक है, तो वैसे कांग्रेस ने उस समय कहा। अब तो जब इससे ऐसा कांग्रेस ने कह दिया, और जब अपना पूरा मंशा जाहिर कर दिया, तो इस वजह से सोशलिस्ट जो भी लोग थे, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का के अंदर वगैरह थे, उन्होंने क्या किया, कांग्रेस को छोड़ा एंड दे स्टार्टेड देयर ओन पार्टी कॉल्ड द सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, तो यहाँ से आपकी जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसका क्या है, ओरिजिन होता है, ऐसी ये कहानी थी। ठीक है। इवन तो सोशलिस्ट पार्टी के जो मेंबर्स थे वो पूरे भारत में हर जगह क्या थे, फैले हुए थे। लेकिन जो इलेक्शंस हुए उसमें वो ज्यादा क्या हुई भैया, बढ़िया नहीं कर पाए। एक्सेप्ट फ्यू रीजन, हमने देखा क्या कि जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ था कांग्रेस तो आपकी टॉप पे थी, सेकंड पे थी वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, यानी सोशलिज्म का भैया बहुत नीचे थी। ठीक। सोशलिस्ट ये मानते थे, दे बिलीव्ड इन आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म which distinguished them both from the Congress as well as from communist। ठीक है। They criticized the Congress for favoring capitalist। उनका ये मानना था कि कांग्रेस होती धीरे धीरे वो कैपिटलिस्ट लोग, लैंडलॉर्ड लोग, अमीर लोगों को तरफ क्या थी, ज्यादा फेवर करती थी। ठीक है। वो जो आके वर्कर थे, जो पीजेंट्स थे, उनको धीरे धीरे इग्नोर करना स्टार्ट कर रही थी, इस वजह से उनको अलग हुए अपना। ठीक है, इसलिए उनका मानना था, इस आधार पर क्रिटिसाइज वगैरह करते थे, इनका वो मुद्दा था इलेक्शन में। फिर आपका समझते हैं 1955 का दिलेमा क्या है, ये क्या है, तो देखिए 1955 में कांग्रेस जो थी, जो अभी तक क्या थी, एक मतलब कोई विचारधारा पे लेके नहीं चलती थी, उसने क्या किया भैया, ये डिक्लेयर कर दिया कि वो भी अब सोशलिस्ट, पहले मतलब कैपिटलिस्ट चाह रही थी, ज्यादातर फेवर कर रही थी, लेकिन जब 1955 में ये सोशलिस्ट पार्टी आपकी बन गई, उसके बाद 1955 में कांग्रेस ने ये डिक्लेयर कर दिया कि उसे भी सोशलिज्म चाहिए, वो भी सोशलिज्म का सपोर्ट करेगी। इट कॉल्ड इट अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। अब तो ये सोशलिस्ट पार्टी के लिए बहुत मुश्किल का समय आ गया। क्यों समय आ गया, क्योंकि जो आपके सोशलिस्ट से होता नहीं है, जब चुनाव के होते हैं, जो भी पार्टीज होती हैं, इस पार्टी ये जो है एक अलग मुद्दे पे चुनाव लड़ती है, ये पार्टी जो है एक अलग मुद्दे पे चुनाव। अब मान लीजिए ये पार्टी जो है इसी मुद्दे पे चुनाव लड़े, ये जो है इस पे भी चुनाव लड़े, इसके लिए तो भैया मुश्किल हो जाएगा कि मुद्दा रखे क्या, क्योंकि जो मुद्दा रखे वो उस पार्टी में ही पाया जाए। ये चीजें हमने पहले अपने पिछले लेक्चर में देखा, तो इससे क्या हुई, चीजें सोशलिस्ट पार्टी के लिए तो मुश्किल हो गई। एंड सम सोशलिस्ट जो थे, जैसे राम मनोहर लोहिया, इनका नाम आपको याद ध्यान रखना है। ठीक है। ही बिकेम इवन मोर क्रिटिकल ऑफ कांग्रेस। नाम याद रखना है, सोशलिस्ट से जुड़े थे, इतना आप ध्यान दीजिए। कुछ ना याद हो तो राम मनोहर लोहिया जो थे, सोशलिस्ट शब्द कहीं भी आए तो इतना जान दीजिए उससे जुड़े हुए थे। ठीक है। एंड अदर लाइक अशोक मेहता वांटेड टू कोऑपरेट विद कांग्रेस, लेकिन यानी कुछ सोशलिस्ट के अंदर क्या थे, वो और क्रिटिकल बन गए कांग्रेस के, और कुछ लोग जो थे और थोड़ा कोऑपरेट करके चलाना चाहते थे। ठीक है, यहाँ हमें दो चीज ध्यान देना है, पहला क्या, राम मनोहर लोहिया और अशोक मेहता का नाम हमें ध्यान देना है, सोशलिस्ट शब्द इनका क्या है, रिलेटेड थे। ठीक। उसके बाद क्या हुआ, सोशलिस्ट पार्टी के अंदर फिर बाद में इसी वजह से जो आपकी ये चल रही थी ना, कुछ थोड़ा कॉपरेट करके चलना चाहते थे, कुछ और क्रिटिकल थे, बिल्कुल कॉपरेशन नहीं चाहते थे। इस वजह से जो सोशलिस्ट पार्टी थी, बाद में इट वेंट थ्रू मैनी स्प्लिट्स एंड रियूनियन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ मैनी सोशलिस्ट पार्टी। दीज इंक्लूड किसान मजदूर प्रजा पार्टी, ठीक है, द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी एंड संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, इसके लीडर्स के कुछ नाम जो गए, जयप्रकाश नारायण हो गए, अच्युत पटवर्धन हो गए, अशोक मेहता हो गए, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, एस एम जोशी। ये सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड है, इनका नाम हमें क्या है, ध्यान देना है। कौन कौन से, पहला तो राम मनोहर लोहिया हो गया, अशोक मेहता, ये नाम आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। कौन कौन से, राम मनोहर लोहिया और क्या, अशोक मेहता। उसके बाद आपके जयप्रकाश नारायण भी इंपॉर्टेंट है, अच्युत पटवर्धन भी नारायण, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आचार्य नरेंद्र देव भी आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कौन थे, ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर एंड फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। जब हमने देखा ना कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कहाँ गई भैया,
जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का रिफॉर्म हुआ था, उसके ये लीडर्स थे। कौन लीडर्स थे वो भैया? आचार्य नरेंद्र देव लीडर थे। तो कल को अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले, आपको ऑप्शन दे दे, आचार्य नरेंद्र देव दे दे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू दे दे, अशोक मेहता दे दे, जयप्रकाश नारायण, उसमें से पूछ ले कि इनमें से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का लीडर कौन था या उससे रिलेटेड कौन था, तो क्या जवाब होगा आपका? या उसका प्रेसिडेंट कौन था? तो आचार्य नरेंद्र। वैसे ही सवाल आपके पूछेंगे, ठीक है, इधर ही सवाल पूछना है सीईटी यूजी वगैरह में, ठीक है। उसके बाद जो आपकी कंटेम्प्रेरी इंडिया में, आज के इंडिया में जो हम पार्टी देखते हैं, समाजवादी पार्टी हो गई, जैसे राष्ट्रीय जनता दल हो गई, जनता दल हो गए, जनता दल सेक्युलर हो गए, इन सब का ओरिजिन जो है उस समय की जो सोशलिस्ट पार्टी बनी थी उससे इनका क्या है, ट्रेस देखा जाता है, ठीक है, उससे इनको जोड़ा जाता है, ठीक। तो ये हो गया सोशलिस्ट से रिलेटेड। इसके बाद हम समझते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिज्म जो है ना, ये सोशलिस्ट का ही एक मोर एक्सट्रीम फॉर्म है। ये भी क्या है, सोशलिज्म से ही रिलेटेड, बट इस सोशलिज्म कम्युनिज्म में क्या है कि ये क्या कहती है कि जो सब चीजें हो वो सरकार के द्वारा क्या हो, कलेक्टिवली किसी ग्रुप के द्वारा, कम्युनिटी के द्वारा क्या हो, ओन की जाए ना, इसमें कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का वो ही नहीं होता है। लेकिन सोशलिज्म में है थोड़ा प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या है, अलाउ रहता है, और वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर काम करती है। लेकिन कम्युनिज्म जो है उसी का थोड़ा एक्सट्रीम फॉर्म है, ठीक है। तो ये हो गया कम्युनिज्म आपका। अब समझते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में। तो देखिए, जो कम्युनिस्ट का मूवमेंट था भारत में, वो बेसिकली जो है मेन तौर पर बिगिन हुआ था अर्ली 1920s में, आफ्टर जो रसिया में रिवॉल्यूशन हुआ था, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, उसके बाद, ठीक है, ये आपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा। ये जो अर्ली कम्युनिस्ट ग्रुप थे ना, दे बिलीव दैट सोशलिज्म वाज द बेस्ट सॉल्यूशन टू इंडिया प्रॉब्लम। सोशलिज्म क्या कहता था, जो चीजें हो वो इक्वली बांट दी जाए, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी मोड़ी अलाउ हो, मोस्ट ऑफ दी चीजें जो वो सरकार के द्वारा चलाई जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रॉम 1935 ऑनवर्ड कम्युनिस्ट जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही काम करते थे। जैसे मैंने बताया, शुरुआत में सारे लोग क्या थे, सारे विचारधारा के लोग कांग्रेस के अंदर क्या थे, सम्मिलित थे। बाद में जाके सोशलिस्ट आपके अलग हो गए। वैसे ही कम्युनिस्ट भी जो थे वो बाद में 1941 में क्या हुए, अलग हो गए कांग्रेस से। क्यों अलग हुए? तो सोशलिज्म का क्या रीजन था? सोशलिज्म का अलग होने का रीजन ये था क्योंकि कांग्रेस ने क्या था भैया, अलाउ नहीं किया था डुअल पार्टी मेंबरशिप। कम्युनिज्म का जो अलग होने का रीजन था वो ये था कि कम्युनिस्ट जो थे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, वो कौन, उस वजह से कि वर्ल्ड वॉर टू के दौरान कांग्रेस जो थी वो ब्रिटिश रूल के खिलाफ थी, लेकिन कम्युनिस्ट जो थे वो ब्रिटिश को सपोर्ट करते थे, क्योंकि ब्रिटेन जो था वो नाजी जर्मनी के खिलाफ, जो कि कम्युनिज्म के खिलाफ थी, नाजी उसके खिलाफ लड़ रहे थे, इसलिए कम्युनिस्ट जो थे ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे। इस वजह से क्या हुआ, उसको अलग होना पड़ा, ठीक है। दिस क्रिएटेड मेजर डिफरेंसेस बिटवीन कांग्रेस एंड दी सीपीआई, एंड अनलाइक मैनी अदर पार्टी, जो आपकी सीपीआई थी ना, उसका एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था एंड डिसिप्लिन डेडिकेटेड वर्कर थे। इसी वजह से आपको जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ उसमें सेकंड नंबर पे जो पार्टी आई थी, भले ठीक है डिफरेंसेस देखिए कम था, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो थी वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ही थी, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो सीपीआई थी उसका ये मानना था कि भारत जो है उसको पूरी तरह से आज़ादी नहीं मिली। ठीक है, जैसा आप देखते हैं कि आज भी लोग कहते हैं कि भारत तभी भी आज़ादी, हमें आज़ादी चाहिए। ठीक है, वो कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोग हैं। उनका ये मानना है कि जो पावर वगैरह था, वो क्या है कि वो ट्रांसफर हुआ है, बट रियल कंट्रोल जो है वो अभी भी अमीर और पावरफुल के हाथ में। कम्युनिस्ट बेसिकली ये मानते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस बिलीफ सीपीआई जो थी उसने तेलंगाना में एक वायलेंट मूवमेंट क्या किया, स्टार्ट करने का प्रयास किया, जो बाद में जाके भैया उसको सपोर्ट नहीं मिला, फेल हो गया, एंड उनको आर्म फोर्सेज के द्वारा क्या था भैया, क्रस्ट कर दिया गया था। दिस फोर्स्ड देम टू रीथिंक देयर पोजीशन, एंड इन 1951 सीपीआई गेव अप वायलेंट रिवॉल्यूशन एंड डिसाइडेड टू कंटेस्ट इलेक्शन डेमोक्रेटिकली। एंड हमने देखा फर्स्ट जनरल इलेक्शन में कैसे सीपीआई जो थी 16 सीट जीती एंड इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी और सिंगल सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, ठीक है। इनके जो कोर एरिया सपोर्ट हैं कम्युनिस्ट के वो आज भी हैं, पहले भी थे, वो थे आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड केरला। और इन 1964 इसके अंदर कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से बिटवीन चाइना एंड यूएसएसआर वो क्या वगैरह थे, इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इनमें क्या हो, स्प्लिट हो गई, जिसमें एक आपकी सीपीआईएम बनी और एक सीपीआईएम पार्टी बनी, जो आज भी क्या है एग्जिस्ट करते हैं आपके। लेकिन इनके फेमस लीडर्स के नाम जो हो गए वो कौन कौन से हो गए? पहले हो गए ए के गोपालन,
एस डांगे, ठीक है, ईएमएस नंबूद्रिपाद, इनका नाम तो याद रखना क्यों, बिकॉज जो केरला में जो कम्युनिस्ट पार्टी आप याद करिए जो इलेक्शन जीती थी, जिस तो बाद में कांग्रेस के लीडर्स ने उसको दरखास्त, प्राइम मिनिस्टर ने दरखास्त कर दिया था, ठीक है, उसको रिजेक्ट कर दिया था, हटा दिया था। उसके जो सीएम बने थे वो ईएमएस नमदू नमदू माफ करिएगा, नंबूदिरी थे, ठीक है। इसके अंदर और पीसी जोशी हो गए, अजय घोष हो गए, पी सौंदर हो गए, ठीक है। तो एक एक ही गोपालन तो हमें याद करके ही रखना है भैया। एस डांगे याद रखना है, इनका नाम याद रखना है, ठीक है। ये 3-4 नाम हमें कम्युनिस्ट से रिलेटेड से याद रखना है, ठीक। अभी समझते हैं भैया तीसरी पार्टी जो है भारतीय जन संघ। भारतीय जनसंघ जो है इसका फॉर्मेशन जो है वो 1951 में श्याम प्रसाद मुखर्जी के द्वारा हुआ था, जो भारत के प्रेजेंट प्रधानमंत्री बने थे। माफ करें, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नहीं, वो भारत जनसंघ के फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। इसके जो रूट्स हैं, उसके जो रूट थे वो बेसिकली किस आधार पे थे, तो आरएसएस जो था, राष्ट्रीय स्वयं संघ हो गए आपके, हिंदू महासभा थे, तो उससे जुड़ के आपके क्या थी, पार्टी बनी थी भारतीय जनसंघ, जिसके जो प्रेसिडेंट थे श्याम प्रसाद मुखर्जी थे, ठीक है। इनकी आइडियोलॉजी और बिलीफ को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए जनसंघ जो था इट वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर पॉलिटिकल पार्टीज, बिकॉज एक कम्युनिज्म वाला हमने देख लिया, एक हमने सोशलिज्म वगैरह देख लिया, कैपिटलिस्ट वगैरह, तो इनकी जो लेकिन जनसंघ की आइडियोलॉजी थी ना, ये बहुत यूनिक आइडियोलॉजी के थे, ठीक है। इट बिलीव्ड इन वन कंट्री, वन कल्चर एंड वन नेशन में मानने वाले ये लोग थे, ठीक है। इट वांटेड इंडिया टू बी मॉडर्न एंड स्ट्रॉन्ग while staying connected to इंडियन कल्चर, यानी एक तरफ तो भारत को ये मॉडर्न बनाना चाहते थे, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे, लेकिन वो चाहते थे क्या कि वो अपने रूट जो थे, उनकी कल्चर थे, उसके साथ जुड़ के रहें, ठीक। एंड ये जो चीज है, जैसे ये भारतीय बीजेपी जो पार्टी आज हम देखते हैं, वो इधर ही से तो उभरी है, इधर ही से तो निकली है भैया। और ये सोच बीजेपी की हम देखते हैं कि वन कंट्री, वन कल्चर, वन नेशन, अब देखते वन इलेक्शन वगैरह, सब इधर ही से आया है, सब इधर ही से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हम देखें हैं कि क्या हमारे जो कल्चर पे इस समय ज्यादा बात ज्यादा ध्यान दिया जाता है, वो इसी कारण है। एक तरफ हमारे देश को मॉडर्न बनाने का प्रयास किया जाता है, एक तरफ जो है कल्चर की बात की जाती है, तो बीजेपी जो है वो इधर ही से जुड़ी हुई है, ठीक है। It supported the idea of Akhand Bharat, meaning a reunification of India and Pakistan into one nation. ठीक है, ये जो डिवीजन जो आपका अलगाव हुआ था, ठीक है, डिवीजन हुआ था, इसके खिलाफ थी जनसंघ पार्टी, ठीक है। द पार्टी अपोज्ड गिविंग स्पेशल राइट्स और कंसेशन टू रिलीजियस और कल्चर माइनॉरिटी, यानी किसी को भी ये स्पेशल राइट्स जो अब मिले थे उसको देने की अपोज थी, ठीक है। एक पार्टी नहीं, देखिए यहाँ किसी भी पार्टी की अगेंस्ट थी, ठीक है। इट लेस्ट एजिटेशन टू रिप्लेस इंग्लिश विथ हिंदी एज इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज, एंड आफ्टर चाइना न्यूक्लियर टेस्ट इन 1964 जो जंग संघ थी, इट स्ट्रांगली पुश्ड फॉर इंडिया टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन फॉर नेशनल सिक्योरिटी। और ये सब आइडियोलॉजी बिलीव्स जो है, आज आप बीजेपी पार्टी देखोगे तो उसके अंदर देखने को मिलता है हमें, ठीक है। इन द 1950 द पार्टी वॉज, भले इलेक्शन में सक्सेस नहीं थी, उसने क्या थी 3 सीट ही जीत पाई थी लोकसभा के इलेक्शन में, ठीक है। 1957 में 4 सीट जीती थी, फिर बट इट्स सपोर्ट जो थी, क्योंकि इसका जो सपोर्ट था सिर्फ हिंदी स्पीकिंग एरियाज में, आज भी हम देखते हैं जो इनका सपोर्ट जो है वो ज्यादा है, ठीक है। इट वॉज लिमिटेड मोस्टली टू अर्बन एरियाज, हिंदी स्पीकिंग स्टेट लाइक राजस्थान हो गए, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश हो गए, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी विच इज मेजर पॉलिटिकल पार्टी, जैसे मैंने बताया टुडे ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू भारतीय जनसंघ। इसके जो एक फेमस लीडर हमें नाम रखना, वो क्या है, दीनदयाल उपाध्याय, जिनके नाम पे आज न जाने कितने इंस्टीट्यूशन चलते हैं, यानी और इसमें से जो मैंने अपनी बीए की डिग्री प्राप्त की है वो इन्हीं के नाम पे जो इंस्टीट्यूशन चलती है, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, वहीं से मैंने अपना डिग्री लिया है, ठीक है। तो हमें इसमें एक तो नाम हमें ध्यान रखना है क्या, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम हमें ध्यान देना है, दूसरा में दीनदयाल उपाध्याय का नाम जो है ध्यान देना है। ये कौन थे दीनदयाल उपाध्याय, तो उनके बारे में, ही वाज अ फुल टाइम आरएसएस वर्कर सिंस 1942, फाउंडर मेंबर ऑफ द भारतीय जनसंघ, जनरल सेक्रेटरी एंड लेटर प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ, इनिशिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, ठीक है। यानी पार्टी लीडर्स इंक्लूडेड श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय एंड बलराज मधोक। ये नाम याद ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये नाम तो आपको बिल्कुल ना भूलना चाहिए, क्योंकि ये नाम हो सकता है भैया
सब ना पढ़ के आए, लेकिन ये तो नाम है ना, ये सबको ध्यान में रहेगा। इस वजह से इसमें कहीं आपको एग्जाम में पूछ लिया तो गलती ना होनी चाहिए। ठीक है, अब हम समझते हैं एक और पार्टी जो है स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी जो है इट वाज फाउंडेड इन अगस्त 1959। ठीक है, इट वाज फॉर्म्ड एज ए रिएक्शन टू कांग्रेस पार्टी नागपुर रिसोल्यूशन। ठीक है, कांग्रेस ने क्या कहा था, नागपुर रिसोल्यूशन ने कांग्रेस ने प्रपोज किया था लैंड सीलिंग के बारे में, यानी लिमिट ऑन हाउ मच अ लैंड पर्सन कुड ओन। गवर्नमेंट का फूड ग्रेन ट्रेड पे कंट्रोल के बारे में कोऑपरेटिव फार्मिंग के खिलाफ उसमें रिजोल्यूशन में पास किया गया था। तो स्वतंत्र पार्टी जो थी इन सबके अगेंस्ट थी। ठीक है, उनका ये मानना था कि जो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस था ये बहुत ज्यादा हो रहा था। ठीक है, इनका आइडियोलॉजी क्या था वो समझते। देखिए, स्वतंत्र पार्टी बिलीव्ड इन मिनिमम, स्वतंत्र पार्टी का जो मानना है कि इकोनॉमी के ऊपर जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, मोर फ्रीडम फॉर प्राइवेट बिजनेसेस होना चाहिए, फ्री मार्केट इकोनॉमी हमारी होनी चाहिए। ठीक है, क्रिटिसिज्म ऑफ सेंट्रल प्लानिंग नेशनलाइजेशन ओवर रिलायंसेज ऑन पब्लिक। लेकिन गवर्नमेंट जो आपके समय हमने देखा कितने चीजों की नेशनलाइजेशन कर दिया गया था, उसके क्या थी, ये खिलाफ थी स्वतंत्र पार्टी। ठीक है, जो लाइसेंस सिस्टम चल रहा था उसके अगेंस्ट थी। लाइसेंस सिस्टम के बारे में भैया अपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, आपने अगर इकोनॉमिक पढ़ रखी है 11th में तो उसमें आप भी आपने समराज लाइसेंस राज के बारे में सुना होगा कहीं ना कहीं आपने। ठीक है, वेर जहाँ भी आपको इंडस्ट्री वगैरह खोलनी रहती थी तो उससे पहले आपको लाइसेंस चाहिए रहता, तभी आप क्या थे वो खोल सकते थे। तो इसके खिलाफ थी स्वतंत्र पार्टी। ठीक है, यही चाहती थी, लोअर टैक्सेस में बिलीव करते थे, सिंपलर टैक्स सिस्टम में बिलीव करते थे। ठीक है, दे द पार्टी वांटेड स्ट्रॉन्ग टाइज विद द यूएसए। इट क्रिटिसाइज इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी जो थी, यानी ना यूएस को ज्वाइन करने की, नहीं यूएसएसआर को ज्वाइन करने की ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, जिसके बारे में हम अब इसका जो नेक्स्ट बुक है कोल्ड वॉर के बारे में क्लास 12 की उसमें समझेंगे, उसके खिलाफ क्रिटिसाइज करते थे इसको। ठीक है, तो ये थी स्वतंत्र पार्टी के बारे में। इसके जो लीडर्स हो गए वो क्या हो गए, सी राजगोपालाचारी हो गए, के एम मुंशी हो गए, एन जी रंगा हो गए, मीनू मुसानी, ऐसे नाम आपको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन ये हो गए आपके आज के बारे में। क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया कि हमें जो है कैसे कौन कौन चीजें याद रखना। अभी हमने देखिए बात किया क्या, राजगोपालचारी किससे रिलेटेड थे, तो वो क्या थे, स्वतंत्र पार्टी से रिलेटेड थे। तो इसका ऑप्शन क्या है, इसमें पूछा है कौन नहीं थे। ठीक है, तो बलराज मधोहक हमने क्या देखा, ये भैया भारतीय जनसंघ से रिलेटेड रखते थे। और सब बाकी नाम तो हम यहाँ देख ही सकते हैं, एनजी राणा आपका दिया हुआ है कि हम, ठीक है, आपका मिनूनी मसानी दिया हुआ है, ये सब नाम थे। लेकिन बलराज मधोहक जो थे वो किससे रिलेटेड थे, भारतीय जनसंघ से रिलेटेड थे। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वैसे इसका करेक्ट ऑप्शन जो मैच होगा वो क्या क्या होगा, तो अभी हमने देखा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे किससे रिलेट रखते थे, तो वो थे भैया भारतीय जनसंघ के बारे में। इसका बाकी का क्या आंसर होगा, अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि लीडर्स के नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऑलराइट, जैसे आपका ये हो गया मीनू मेसी मसानी जो हो गया। देखिए क्वेश्चन वही सेम आपका, यहाँ भले स्वतंत्र पार्टी यहाँ पे पूछा है, जितना पता अगर आपको रहेगा तो आप लगा लो, क्वेश्चन आपका यहीं से पूछेगा सिटी यूजी में। ठीक है, स्वतंत्र पार्टी से ये हो गया। ठीक है, बाकी आप खुद लगा लो। ऑलराइट, ये तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग अपना जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका रहेगा, एक मिनट कहाँ थे, तो अगली क्लास में जो है हम चैप्टर 3 अपना स्टार्ट करेंगे, पॉलिटिक्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए हमारे साथ ऐसे बने रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।